नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया वीकली मॉक क्वेश्चंस और फिल्म्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 20 जून से लेके 26 जून 2021 तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चेक करते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द स्टेटमेंट्स अबाउट कावेरी वाटर डिस्प्यूट विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन C3 ओनली। देखिए एक बात तो है दोस्तों, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग हर्षित सर द्वारा बनाया डेली न्यूज एनालिसिस हर दिन फॉलो कर रहे हो। अगर आप ये फॉलो कर रहे हो तो आपको ये सब क्वेश्चंस आंसर करना इजी रहेगा, आपका ठीक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। वो फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं आपको डेली बेसिस पे डेली न्यूज एनालिसिस में, तो उसको कभी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में बात करते हैं, ये पुराना टॉपिक है, काफी पुराना टॉपिक है पर आज भी रेलेवेंट है। रिसेंटली कर्नाटका वालों ने मेकेदातु करके एक डैम बनाया था, इसको लेके काफी न्यूज आया था, हर्षित सर ने कवर भी किया था। आप देखिए इट इज अ डीप गॉट सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स कावेरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरी अर्कावती। ये पॉइंट मैंने इसलिए इंक्लूड किया, ये अर्कावती नाम आपको फेमिलियराइज कराने के लिए। देखिए अर्कावती जो ट्रिब्यूटरी है कावेरी का, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये न्यूज में रहा है। तो ये मेकेदातु डैम जो बनाया है कर्नाटका तमिलनाडु के बॉर्डर में, तो तमिलनाडु का कहना यह है इस तरह डैम अपर रीजन में बनाओगे तो ये जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का जो वर्डिक्ट है उसके अगेंस्ट है। हमारे लिए जो पानी की अवेलेबिलिटी है ये कम हो जाएगा। वैसे इसका लोकेशन बताने से देखिए दोस्तों, ये केरला हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, ये कहीं कर्नाटका आएगा, करीब ऐसे बॉर्डर में आ जाएगा, ठीक है। वैसे दोस्तों तमिलनाडु के पास पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, ये बात तो आपको पता ही होगा। ये जो वेस्टर्न घट्स रीजन आता है, वेस्टर्न घट्स का रेन शैडो रीजन में तमिलनाडु आता है, बारिश भी बेचारों को कम मिलता है। वैसे दोस्तों अगर देखा जाएगा ना तो तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है, उधर के जो लोग हैं बहुत हार्ड वर्किंग है एंड इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चरिंग में हर चीज में वो आगे है। अगर देखा जाएगा तो हमारी जो सेंटर का ग्रोस टैक्स रेवेन्यू है उसमें एक मेजर पार्ट तमिलनाडु महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में से आता है, जो बांटता है बाकी सारे स्टेट्स में। अगर तमिलनाडु के पास पानी भी ठीक तरह से रहता, मेरा मतलब है अगर बारिश भी उनको ठीक से मिलता ना, तो पता नहीं तमिलनाडु स्टेट जो है कहां से कहां पहुंच जाता, ठीक है। इतना एडवांस स्टेट हम बोल सकते हैं उसको। अब देखिए कावेरी रिवर के बारे में बात करते हैं। कावेरी रिवर ओरिजिनेट कर्नाटका का कोडगु डिस्ट्रिक्ट में होता है। कोडगु डिस्ट्रिक्ट कहीं इधर आता है, ठीक है। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, काफी सुंदर जगह है उधर। तलक कावेरी, तला मतलब हेड होता है, तलक कावेरी करके एक जगह में से ये ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तमिलनाडु में फ्लो होता है एंड फाइनली बे ऑफ बंगाल में। ऑब्वियस सी बात है वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होता है। अब देखिए कावेरी बेसिन कौन कौन सा स्टेट्स में आता है, इंक्लूडिंग इट्स ट्रिब्यूटरीज बोल रहा हूं, ठीक है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड पोंडिचेरी। पोंडिचेरी मतलब आपका जो पुदुचेरी है। इसकी जो ओरिजिन है लीगल डिस्प्यूट का, ये 1892 में आप रिलेट कर सकते हो जब मैसूर एंड मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करते थे। अब देखिए दोस्तों बात तो ये है, ये जो प्रॉब्लम है कावेरी के पानी को लेके काफी सालों से चल रहा है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइनल वर्डिक्ट दिया था। तो बेसिकली जब कोई दो स्टेट के बीच में पानी को लेके या रिवर्स को लेके, जो इंटर स्टेट रिवर्स को लेके प्रॉब्लम होता है, तो अब एक इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल होता है, वो बैठता है। इनके वर्डिक्ट के बाद दोनों स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में वर्डिक्ट दिया था और फाइनली ये जो एलोकेशन है पानी का, ये ऐसा है 419 है तमिलनाडु के लिए, 270 कर्नाटका के लिए, 30 केरला के लिए, पुदुचेरी के लिए 7 टीएमसी। तो ये एक एक स्टेट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इनके पॉपुलेशन के हिसाब से, इनके दूसरे वाटर सोर्सेस के हिसाब से दे देते हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु को ज्यादा देना जरूरी भी है, ठीक है। ये बात हो गया। अब हमारा स्टेटमेंट से एक बार हम देख लेते हैं। एज पर द एससी वर्डिक्ट इन 2018 शेयरिंग ऑफ कावेरी वाटर इज अमंग तमिलनाडु एंड कर्नाटका ओनली, गलत। केरला एंड पुदुचेरी कहां गया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एज पर द एससी वर्डिक्ट इन 2018 लार्जेस्ट एलोकेशन ऑफ वाटर गोज टू कर्नाटका, दैट इज 419 टीएमसी विच इज 40.75 टीएमसी मोर देन तमिलनाडु, बिल्कुल गलत है। एक तो तमिलनाडु को सबसे ज्यादा एलोकेशन है और ये जो 14.75 टीएमसी वाला भी ये कहानी है दोस्तों, ये भी आपको बता देता हूं। देखिए जब इंडर स्टेट वाटर डिस्प्यूट वाला जो ट्रिब्यूनल बैठा था, उन्होंने लगभग ऐसे ही एलोकेट किया था, पर जब इन्होंने अपील किया था ना तमिलनाडु वालों ने और कर्नाटका वालों ने ये बोला भले तमिलनाडु के पास पानी की अवेलेबिलिटी कम है, बारिश कम मिलता है, वाटर सोर्सेस कम है, फिर भी उनके पास ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी है। और कर्नाटक के पास
कर्नाटका के पास कंपेरेटिवली कम है। आपने सुना होगा कर्नाटका का जो कैपिटल है बेंगलुरु, उधर इतना ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है कि पूरे पानी जो है, उधर कोई रिवर तो नहीं है, पूरे ग्राउंड वाटर यूटिलाइज होता है। तो अमंग द ईयर्स ये जो ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी कर्नाटका में जो मेजर मेजर सिटीज है उधर कम हो गया है। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक 14.75 टीएमसी पानी ज्यादा दे दिया, किसको, कर्नाटका को। तो ये चेंज था जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट हुआ था। तो जैसे भी है, ये जो स्टेटमेंट है वैसे भी गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कि 419 कर्नाटका को जाता है, ये गलत हो गया। तीसरा क्या है, मेकेदातु के बारे में, ये बिल्कुल सही है, अर्कावती नाम ध्यान दीजिएगा। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन सी 3 ओनली। देखिए मेरा मतलब ये नहीं है केवल क्वेश्चन के बारे में आपको बताना, क्वेश्चन तो अलग बात हो गया जस्ट आपके रिविजन के लिए, पर काफी सारे और भी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेजर्ट ग्रीनिंग विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए डेजर्ट ग्रीनिंग एक ऐसा टर्म है जो रीजनली न्यूज में आया था, यूनाइटेड नेशन का एक ड्रोट वाला रिपोर्ट आया था, तब ये डेजर्ट ग्रीनिंग भी इंपॉर्टेंट हो गया था। वैसे डेजर्ट ग्रीनिंग के बारे में पिछले ही हफ्ते हर्षित सर ने अच्छी तरह आपको बताया था। देखिए 3 स्टेटमेंट लिखा है, पहले हम एक्सप्लेन करते हैं डेजर्ट ग्रीनिंग क्या होता है। देखिए इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैन मेड रिकमेशन ऑफ डेजर्ट्स फॉर इकोलॉजिकल रीजंस, फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री, बट ऑल्सो फॉर रिकमेशन ऑफ नेचुरल वाटर सिस्टम। आपको पता है ये डेजर्ट एरिया जहां में उधर पानी की प्रॉब्लम होता है, तो डेजर्ट्स में मैन मेड रिकमेशन जो करते हैं ना इकोलॉजिकल रीजंस के लिए, मतलब उधर फार्मिंग कराना, फॉरेस्ट्री लगाना, ठीक है, एंड नेचुरल वाटर सिस्टम को रिस्टोर कराना, एंड इकोलॉजिकल सिस्टम मतलब जो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो भी कर सकते हैं, ग्रीनरी बना सकते हैं डेजर्ट में, इसको डेजर्ट ग्रीनिंग बोलते हैं, ठीक है। इट इज इंटेंडेड टू अप्लाई टू बोथ कोल्ड एंड हॉट एरिड एंड सेमी एरिड डेजर्ट्स, ठीक है। सारे डेजर्ट जितने कोल्ड डेजर्ट होता है जैसे लद्दाख एरिया में, हॉट एरिड एंड सेमी एरिड डेजर्ट होता है जैसे हमारा थार है, इट डज नॉट अप्लाई टू आइस कैप्ड एंड प्रेमाफ्रोस्ट रीजन। जो आइस कैप्ड रीजन रहता है, जो डेजर्ट एरिया रहता है, उधर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ऐसा डेजर्ट ग्रीनिंग हैज द पोटेंशियल टू हेल्प सॉल्व ग्लोबल वाटर, एनर्जी एंड फूड क्राइसिस, ठीक है। ये सब क्राइसिस को टैकल करने के लिए ये जो डेजर्ट ग्रीनिंग यूजफुल है। बाकी कुछ लिखा है डेजर्ट ग्रीनिंग के बारे में, पढ़ लीजिएगा, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं क्योंकि हर्षित सर ने ऑलरेडी कवर किया है। अब हमारा क्वेश्चन पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैन मेड रिकमेशन ऑफ डेजर्ट्स फॉर इकोलॉजिकल रीजंस, फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री। डेजर्ट में जो फार्मिंग, फॉरेस्ट्री वगैरह लगवाना, ये डेजर्ट ग्रीनिंग बोलता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, मैन मेड वाला जो टर्म है। इट डज नॉट इंक्लूड रिकमेशन ऑफ नेचुरल वाटर सिस्टम्स एंड अदर इकोलॉजिकल सिस्टम दैट सपोर्ट लाइफ, गलत, ठीक है। इट इंक्लूड्स रिकलेमेशन ऑफ नेचुरल वाटर सिस्टम। द टर्म डेजर्ट ग्रीनिंग डज नॉट अप्लाई टू आइस कैप्ड और परमाफ्रोस्ट रीजन, बिल्कुल सही, ठीक है। आइस कैप्ड एंड जो परमानेंट फ्रोस्ट एरिया रहता है उधर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू घड़ियाल्स इन इंडिया विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन टी 1, 2 and 3। देखिए दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा क्योंकि 15 क्वेश्चन है, अगर मैं लंबा खींचूंगा तो बहुत देर लग जाएगा, ठीक है। देखिए घड़ियाल्स के बारे में ये लिखा है, इसका कॉमन नेम घड़ियाली है, वैसे साइंटिफिक नेम देखिए गाइवालिस गैंगेटिकस, इसका लेंथ, वेट, पॉपुलेशन वगैरह लिखा है। आप देखिए तीनों स्टेटमेंट सही है तो इधर ही एक्सप्लेन कर देता हूं। शेड्यूल 1 में आता है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, एंड IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर का रेड लिस्ट एक होता है, इसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इन इंडिया द नेशनल चंबल सैंक्चुरी होल्ड्स अबाउट 90% ऑफ सर्वाइविंग घड़ियाल्स, ये भी सही है। अब मुझे बताइए नेशनल चंबल सैंक्चुरी कहां पे, कौन से स्टेट में है। सो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मैंग्रोव्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए मैंग्रोव्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, हमारा सुंदरबंस जो है सबसे बड़ा एक मैंग्रोव फॉरेस्ट आप बोल सकते हो। दे आर प्लांट्स दैट ग्रो इन इंटरटाइडल एरियाज, दे आर हैलोफाइट्स, सॉल्ट लविंग, मोस्ट प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव इन सॉल्टी कंडीशंस। नॉर्मली जो सॉल्टी कंडीशंस में ज्यादा प्लांट्स जो है, पौधे जो है सर्वाइव नहीं कर पाते, पर मैंग्रोव्स है हैलोफाइट्स है। हैलोफाइट्स मतलब सॉल्ट लविंग है, इनको नमकीन पानी बहुत प्यारी है। दे रिक्वायर हाई सोलर रेडिएशन टू फिल्टर सलेन वाटर थ्रू देयर रूट्स। ये जो सलेन वाटर रहता है ना, नमकीन पानी, इसको ये फिल्टर करते हैं इनके रूट्स में से। तो ये जो फिल्ट्रेशन के लिए उनको हाई सोलर रेडिएशन की जरूरत है। तो ऑब्वियस ही बात है ये हमें सबसे ज्यादा मिलेगा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कोस्टल वाटर्स में,
ठीक है, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा सनशाइन मिलता है, सबसे ज्यादा गर्म रहता है, इसीलिए ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है आपको सबसे ज्यादा ऐसे जगह में मिलेगा। एक तो कोस्टल एरिया होगा, पानी चाहिए, ऊपर से सबसे ज्यादा सनशाइन मिलने वाला जगह, तो सबसे ज्यादा आपको इक्वेटर रीजन में मिलेगा और सेकंड आपको ट्रॉपिकल रीजन में और थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल रीजन में, राइट। मैंग्रोव्स एक्सिबिट ए विविपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज सीड्स जर्मिनेट इन द ट्री इटसेल्फ। विविपैरिटी मतलब क्या है, ये जो सीड्स है प्लांट में ही जर्मिनेट होगा, मतलब नीचे गिरने के बाद नहीं, प्लांट में ही वो पेरेंट प्लांट से अटैच रहेगा तभी ये जर्मिनेट होगा, ठीक है। विविपैरी मतलब द सीड रिमेन्स अटैच्ड टू द पेरेंट्स प्लांट अंटिल इट जर्मिनेट, जर्मिनेट होने तक पेरेंट प्लांट से अटैच्ड होने वाला एक फिनोमिनन, इसको विविपैरिटी बोलते हैं। तो मैंग्रोव्स इसी कैटेगरी में आता है। मैंग्रोव्स और सुंदरबंस आर द लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल हैलोफिटिक मैंग्रोव्स इन द वर्ल्ड। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वैसे आपको पता ही होगा। अब देखिए, मैंग्रोव्स occur mainly between tropics and subtropics with the greatest mangrove area within 5 डिग्री ऑफ द इक्वेटर। बिल्कुल सही, इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। सुंदरबंस के बारे में लिखा है, बिल्कुल सही। द सीड्स ऑफ मैंग्रोव बिकम डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट प्लांट। गलत दोस्तों, इधर ही गलत हो गया, ये डिटैच नहीं होता है जब तक ये जर्मिनेट नहीं हो जाता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो आंसर इज ऑप्शन ये 1 and 2 ओनली। Question number 5. Consider the following statements with respect to Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए, सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क सुनते ही आपको क्या याद आना चाहिए? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन याद आना चाहिए, ठीक है। सेंडाई फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करने वाला काम इनको दिया हुआ है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिडक्शन को। इसके बारे में भी इसका एक रिपोर्ट आया था रिसेंटली, इसलिए न्यूज में आया था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूएनओ अप्रूव्ड द सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एट द 3rd वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मार्च 2015 हेल्ड इन सेंडाई। तो 2015 में ये साइन हुआ था, वो भी कहां? जापान में, सेंडाई में। जब भी ऐसा कोई भी कन्वेंशन या फ्रेमवर्क साइन होता है, वो जहां साइन होता है उधरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे अभी सेंडाई फ्रेमवर्क हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल, वियना अकॉर्ड, पेरिस अकॉर्ड, आपने सुना है। द ट्रीटी इज वॉलंटरी एंड नॉट बाइंडिंग अपॉन द मेंबर स्टेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये वॉलंटरी है, नॉट बाइंडिंग, मतलब फ्रेमवर्क में जो लिखा है ये मैंडेटरी करना कोई जरूरी नहीं है। अगर चाहे, अगर आप इसको इंपॉर्टेंस देते हो कोई भी मेंबर कंट्री, तब आप कर सकते हो, कोई नॉट बाइंडिंग है, बेसिकली कोई जबरदस्ती नहीं है। अंडर द फ्रेमवर्क प्राइमरी रोल ऑफ मेंबर स्टेट्स इज टू रिड्यूस द आइडेंटिफाइड डिजास्टर रिस्क, ठीक है। तो नाम से आपको पता चल गया होगा, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, डिजास्टर का रिस्क जो है रिड्यूस करना है। इसका टाइम फ्रेम है 15 साल का, 2015 में से 2030 तक, मतलब 2015 में साइन हुआ था, 2030 तक इसका टाइम फ्रेम है। इंडिया रिलीज्ड इट्स नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के बारे में हमने एक वीडियो भी किया था, आप सर्च कीजिए, हर्षित द्विवेदी नाम के साथ आपको मिल जाएगा। तो हमने जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया था ना, ये सेंडाई फ्रेमवर्क को बेसिस में रखते हुए हमने बनाया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव और एक बार लिखा है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब देखिए स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा है। द फ्रेमवर्क कॉल्स फॉर द शेयरिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स भी इसमें इंक्लूडेड है रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए। बेसिकली डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए केवल गवर्नमेंट ही नहीं है, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूडेड है। ट्रीटी इज बाइंडिंग अपॉन द मेंबर स्टेट्स। गलत दोस्तों, ये मैंने बता दिया, बाइंडिंग नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ इंडिया के बारे में लिखा है, बिल्कुल सही, सी इज द आंसर 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्टल लिस्टेड बिलो इज नॉट ए फ्रेश वाटर टर्टल? वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, हॉक्स बिल। देखिए दोस्तों, टर्टल दो तरह का होता है, एक फ्रेश वाटर होता है जो रिवर्स पॉन्ड्स में आपको मिलेगा, और एक सी टर्टल होता है, जैसे ओलिव रिडली है, जेंट लेदरबैक है, हॉक्स बिल है, ये सब सी टर्टल है, वो बहुत बड़ा भी रहता है, ठीक है। वैसे जो फ्रेश वाटर टर्टल है वो कंपैरेटिवली छोटा रहता है। रिसेंटली एक न्यूज आया था, आसाम एक टेंपल में से एक टर्टल मिला, ब्लैक सोशल टर्टल। तो इन्होंने एक एनजीओ के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी किया है, आसाम स्टेट ने। क्या है? एक लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन के लिए ये जो पर्टिकुलर ब्लैक सोशल टर्टल के लिए, इनका जो साइंटिफिक नेम है निल्सोनिया नाइग्रिकन्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, साइंटिफिक नेम वैसे पूछता नहीं है, पर पूछा भी था एक बार, वैसे पूछता नहीं है, ठीक है आजकल। अब इसके बारे में लिखा है दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने 2021 में इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड में डाल दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, ब्लैक सोशल टर्टल
न्यूज में आया था। वैसे 2020 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको टर्टल के बारे में एक क्वेश्चन मिलेगा। तो ये कॉमनली सारे टर्टल के बारे में पूछा था, मैं भूल गया क्वेश्चन क्या था। ये टर्टल हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, ये सब स्टेटमेंट्स था, इसमें मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अब देखिए इसमें जो लिखा है ना, ब्लैक सॉफ्ट शेल, इंडियन आइड, इंडियन टेन, ये सब टर्टल्स है, फ्रेश वाटर टर्टल्स है जो इंडिया में दिखता है। और भी कई सारे हैं, पर जो हॉक्सबिल ये एक सी टर्टल है, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन बी, हॉक्सबिल। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू फाइनेंस कमीशन विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन सी, 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 एंड 2 गलत है। देखिए फाइनेंस कमीशन क्या है, बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बेसिकली हमारे संविधान का आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 के हिसाब से यह बनाया था। इसमें यह लिखा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ए फाइनेंस कमीशन एट एन इंटरवल ऑफ 5 years और अर्लियर। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में हमारे संविधान में क्लियरली लिखा है। तो दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है, मेथड एंड फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द टैक्स प्रोसीड्स। देखिए हमारे देश का सबसे बड़ा इनकम क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये पूरा कलेक्ट करने के बाद स्टेट्स के कंडीशन के हिसाब से बांट देते हैं। तो ये एक एक स्टेट्स को कितना मिलना चाहिए, ये कौन तय करता है, फाइनेंस कमीशन करता है, ठीक है। अब जो 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, ये नवंबर 2017 में प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था। NK सिंह इनका चेयरमैन है। ये 5 साल के लिए बेसिकली 21-22 फाइनेंशियल ईयर से लेके 25-26 फाइनेंशियल ईयर तक, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, रिसेंटली ये कोविड-19 का फंड एलोकेशन को लेके एक न्यूज आया था। ये न्यूज के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं, इसमें यह बोला गया था कि फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस कैन नॉट ओवरराइड ए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन एंड सेक्शन 12 कैन नॉट बी नलिफाइड। ये ध्यान दीजिएगा, अगर कोई एक चीज स्टैट्यूटरी लिखा हुआ है, पार्लियामेंट ने एक एलोकेशन, बजट का एलोकेशन पास किया है, मतलब कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए 15,000 करोड़ चाहिए, ये ऑलरेडी अगर लिखा हुआ है, स्टैट्यूटरी लिखा हुआ है, तो कोई फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन को इसको ओवररेट नहीं कर सकते, आपको वो करना ही पड़ेगा। अब ये मत बोलिए कि अभी का जो कंडीशन है वो अलग हो गया, हमें बहुत पैसा खर्चा हो गया, गवर्नमेंट ऐसे बोलते हैं अभी, पर कोर्ट ने क्लियरली बोला है, अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन इसको ओवररेट नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा, अगर बजटरी एलोकेशन किया है उसको करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रेडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए दोस्तों, और एक चीज इसमें लिखा है कि मेंटेनिंग द वर्टिकल डेवल्यूशन ऑफ 41%। अब देखिए पूरे जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का 42% पहले स्टेट्स को देता था, अभी इसको 41% कर दिया, क्योंकि ये जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख वाला जो नया यूनियन टेरिटरी आ गया, इसलिए, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, 41% टैक्स डेवल्यूशन है स्टेट्स के लिए, ठीक है, ये ऑलरेडी सेट है। आप देखिए हमारे स्टेटमेंट्स में क्या क्या लिखा है। फाइनेंस कमीशन इज स्टैट्यूटरी बॉडी, इधर ही गलत हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट कैन ओवरराइड ए स्टैट्यूटरी प्रोविजन इन इमरजेंसी कंडीशन, गलत। ये कोर्ट ने रिसेंटली क्लियर किया, फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट कोई भी एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो। आज प्रेजेंट स्टेट्स आर गिवन 41% ऑफ वर्टिकल डेवल्यूशन ऑफ द डिविजिबल टैक्स बोर्ड ऑफ द सेंटर। बेसिकली सेंटर जितने टैक्स कलेक्ट करते हैं उसका 41% स्टेट्स को जाता है, ये कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पहले 42 था, मैंने आपको बता दिया, वो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की वजह से 41 कर दिया गया। तो आंसर इज ऑप्शन सी, 3 ओनली। तो दोस्तों अभी के लिए वीडियो मैं इधर बंद कर रहा हूं, क्योंकि मैं अगर 15 क्वेश्चन एक साथ पढ़ूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो ये काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 2 में सेम टाइम अपलोड कर रहा हूं, आप पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।